So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और प्रीवियस क्लासेस में हम जो चीज़ें सीखते हुए आ रहे हैं उनको करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। जो चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में सीखी हैं उनके साथ ही चलेंगे और जितनी चीज़ें रह गई हैं उनको कवर अप करते हुए चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखना, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें नोट डाउन करें, उन्हें सीखने समझने की कोशिश करें और घर से रिवीजन भी उनका ज़रूर करें। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ आगे की बातों को सीखने समझने के लिए। अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर ज़रूर बनाकर रखें। तो अगर आपको याद दिलाऊं तो हम बात कर रहे हैं एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग के ऊपर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक। और इसमें हम जिस पार्ट को अभी कवर अप कर रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर लॉ, ठीक है। जिसमें हमने ये देखा कि हम एम्पियर के नियम का उपयोग करते हुए किसी अनंत लंबाई वाले सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को निकाल सकते हैं, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को निकाल सकते हैं और टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको निकाल सकते हैं। इसमें से फर्स्ट और सेकंड केस हम कर चुके हैं। अभी हम धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड आउट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात मैंने आपसे बताई है, जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस नियम और उसके अनुप्रयोग जो है महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से यहाँ पर एम्पियर परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन्हें आप जरूर पढ़ें। चलिए तो चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग पुटअप करेंगे, धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो टोरॉइड होता क्या है? टोरॉइड एक्चुअली एक परिनालिका ही है, एक लंबी परिनालिका जिसको हमने वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया है, ठीक है। टोरॉइड को हमने क्या कर दिया भाई? टोरॉइड है तो कुछ नहीं, है तो परिनालिका ही, बस हमने क्या करा है, उसको एक वृत्त के रूप में बना दिया है। एक एक लंबी परिनालिका कॉमा जिसको मोड़कर वृत्ताकार रूप दिया जाता है। जिसको मोड़कर वृत्ताकार रूप दिया जाता है टोरॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। अर्थात टोरॉइड को हम एक और नाम देते हैं, टोरॉइड सिरे विहीन परिनालिका। परिनालिका की अगर बात करें तो ये एक परिनालिका है, इसके दो सिरे हैं, एक सिरा दूसरा सिरा। टोरॉइड क्या है? सिरे विहीन परिनालिका, मतलब है तो परिनालिका लेकिन उसके सिरे नहीं है। तो कैसी होगी देखते हैं, समझते हैं।
इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है परिनालिका का, इस तरीके का, समझ रहे हैं आप? ये क्या है? ये एक परिनालिका है, आप देख रहे होंगे है। तो अगर मैं इसे पूरा सीधा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारी ये टोराइड है। अगर मैं इसे पूरा सीधा लंबा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारी परिनालिका। चलिए बना दीजिए टोराइड को। कुछ चीजें हमें जो जाननी जरूरी है, इस टोरॉइड में इधर से धारा आई जा रही है और इधर से वापस आ रही है। सपोज ये इसका सेंटर है O, और यहां से जो इसके एक सिरे के जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस ये स्मॉल r है, ठीक है। चलिए माना टोराइड की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या बराबर स्मॉल n। कितने फेरे हैं? सपोज स्मॉल n फेरे हैं। टोराइड में प्रवाहित धारा इज इक्वल टू कैपिटल I। इतना नोट डाउन कर लिया। अब हमको क्या करना है? इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। सबसे पहले हम टोराइड का जो आपको ये फेरे दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्रोड। इसके भीतर के क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके लिए हम सबसे पहले गणना करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आगे कहानी करते कंटिन्यू। अभी हम क्या करेंगे? इस टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र 3 बिंदुओं पर निकालेंगे बच्चों। सपोज हम यहां पर अगर इस बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से। सपोज वो बिंदु यहां पर है जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, या फिर वो बिंदु यहां अंदर की तरफ है जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, या फिर वो बिंदु यहां पर है जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं। तो इन तीनों जगहों पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो अलग अलग होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? तीनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हेडिंग पुट अप करेंगे। सबसे पहले हम किसके लिए कर रहे हैं कैलकुलेट? सबसे पहले टोराइड की क्रोड के भीतर
चुंबकीय क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, टोराइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यानी कि जो ये कुंडली आपको दिख रही है ना, इसके अंदर सपोज कोई पॉइंट है P, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सपोज करते हैं कि एक वृत्ताकार पथ की हम कल्पना कर रहे हैं। इसके अंदर हम सपोज एक वृत्ताकार पथ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये हमने सपोज करा कि इसकी क्रोड के अंदर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इसकी हम कल्पना कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि आप जानते हैं एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो क्या कहता है, अगर आपको याद दिलाऊं तो एम्पियर का परिपथीय नियम हमें ये बताता है कि हमको किसी बंद पथ के अनुदिश बात करनी है और सममिति की बात करनी है। ये देखिए, किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है। तो कोई बंद पथ हमको चाहिए होता है, ठीक है। इसको हम खुद से इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको एक बंद पथ चाहिए था। तो जो पॉइंट हमारा पॉइंट कहाँ पर है, हमारा पॉइंट है बच्चों, देखो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, इस जगह पर कहीं, इसके अंदर कहीं, है ना। तो उससे होता हुआ एक हमने पथ ले लिया, एक वृत्ताकार पथ ले लिया जो कि एक बंद पथ का काम करेगा, ठीक है। इस पर कहीं वो पॉइंट है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये एम्पियर के नियम के हिसाब से हम ये काम करते हैं, ये बात को आप समझने की कोशिश करें। तो हम ये मानते हैं, माना r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ, r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ, अगर टोराइड हमको समझाना होगा तो यहां पर आप ये मेरे हिसाब से इसे मत बनाइए, बस इतना ठीक है, ओके। माना r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है जो कि कहां पर है, टोराइड के फेरों के बीच में है। ये हमको खुद से मानना पड़ेगा, ठीक है। एम्पियर के नियम का यूज करने के लिए हमको खुद से ये चीज इमेजिन करनी पड़ेगी, जो टोराइड के फेरों के बीच में है। अब लगाएंगे एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम से क्या बोलता है, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम हमें ये बोलता है कि इस बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस बंद पथ से घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है, ठीक है। यह है एम्पियर का नियम कि इस बंद पथ के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा वो इस पथ द्वारा घिरी कुल धारा का μ0 गुना होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हम फिर से वही बात कर रहे हैं, B और DL के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा भाई, वो होगा 0 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि वृत्तीय पथ जब भी होगा यहाँ पर आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा BDL cos 0, है ना, BDL cos 0, और cos 0 का मान होता है 1। आप ये भी जानते हैं कि B जो है यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL, अगर मैं DL टुकड़ों को जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, यानी कि आ जाएगा B इंटू 2πr, है ना। तो BDL cos थीटा, सॉरी B डॉट DL का रेखीय समाकलन B इंटू 2πr के इक्वल आ रहा है, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके आगे देखिए, इसके आगे सपोज, इसके आगे माना ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करी अभी, ठीक है। ये वाली साइड कैलकुलेट करी अभी, ये वाली साइड कैलकुलेट करी। अब ये वाली साइड कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों वैल्यूज को रख देंगे और फिर अपना आंसर निकालेंगे। यही काम तो हम करते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से, है ना। चलिए, माना जो टोराइड की लंबाई है वो कितनी है, टोराइड की लंबाई जरा सोच समझ के बताएंगे। टोराइड की लंबाई 2πr, ठीक है। और टोराइड में कुल फेरों की संख्या, कितने फेरे होंगे भाई, प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हैं।
तो 2 पाई आर लंबाई में कितने होंगे, n इंटू 2 पाई आर फेरे होंगे। बताओ होंगे नहीं होंगे। प्रति मीटर लंबाई में यदि n फेरे हैं, अभी अभी हमने इसको माना है कि प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हैं ये, ठीक है। तो 2 पाई आर लंबाई में कितने फेरे होंगे, उसको n से गुणा कर देंगे, यही तो करा हमने, है ना। 2 पाई आर लंबाई में कितने फेरे होंगे उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। इसके अलावा प्रत्येक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक फेरे में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, हम जानते हैं I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक फेरे में ये I धारा ही जा रही होगी, है ना। इसको कैपिटल I कर लीजिए। प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा कैपिटल I, सॉरी, इसीलिए वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल धारा, जरा सोच समझ के बताइए। एक फेरे में I धारा प्रवाहित हो रही है, टोराइड में कुल फेरे कितने हैं, n इंटू 2 पाई आर। तो पूरे टोराइड में जो वृत्तीय पथ है उसके द्वारा घिरी कुल धारा कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी n 2 पाई आर गुणा I, ठीक है, n 2 पाई आर I। अब हमने क्या कर दिया, कुल धारा I का मान निकाल लिया, ठीक है। B डॉट dl का मान हमने निकाल लिया था, इसका मान हमने निकाल लिया था, कितना आया था, B 2 पाई आर। अतः यहां पर इसको समीकरण 1 बना दो यार। समीकरण 1 में वैल्यू पुट अप कर देंगे, समीकरण 1 से ये वैल्यू पुट अप करेंगे जैसे ही हम, क्या थी समीकरण 1 हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र का बंद पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन बराबर म्यू नॉट टाइम्स I। तो ये आएगा B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू n 2 पाई आर I, और म्यू नॉट भी आएगा, यहां पर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, B की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। तो B इज इक्वल टू, ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू 0 NI अपॉन म्यू 0 NI आ रहा है बस, है ना, म्यू 0 NI, ठीक। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको ये फॉर्मूला दूसरे रूप से भी दिख सकता है। अगर हमें बोल दिया गया यदि हमें बोला गया, देखो स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल n है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। तो स्मॉल n की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, कुल फेरे बटे कुल लंबाई, बताओ, कुल लंबाई बटे कुल फेरे, ऐसी तो निकालूंगा मैं। तो सपोज ये कुल फेरे जो है कैपिटल N है और कुल लंबाई 2 पाई आर है, कुल फेरे जो है कैपिटल N है और कुल लंबाई 2 पाई आर है। तो यहां से N का मान आ गया कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर। इसको यहां ऊपर फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 NI अपॉन 2 पाई आर। अब दोनों फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, लेकिन मैं क्लियर करता हूं आपको। दोनों फॉर्मूलाज में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं अभी कि क्या क्या चेंज है दोनों फॉर्मूलाज में। अगर स्मॉल n की बात करें, अगर स्मॉल n की बात करें तो ये प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या होगी। कैपिटल N की बात करें तो टोराइड में कुल फेरों की संख्या। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला लगाएंगे।
सवाल में आपको जो जो चीजें दी हुई हैं, जो जो मान दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप या तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे या तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। पहले फॉर्मूले में स्मॉल n का मतलब क्या है भाई, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। अगर दिया हुआ है कि टोराइड की प्रति मीटर लंबाई में इतने फेरे हैं, तो मतलब कि वहां पर आपको μ0 टाइम्स ni लगाना है। और अगर दिया हुआ है टोराइड में कुल इतने फेरे हैं, तो उस टाइम आपको μ0 कैपिटल ni। तो वैल्यूज के हिसाब से हमको ध्यान रखना है कि कौन सा फेरा हम कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। और दो फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास। तो अगर इस बात को हम नेक्स्ट पेज पर देखें कि b बराबर आ रहा है μ0 टाइम्स ni अपॉन 2πr। यहां से हमको क्या बात पता लग रही है, यहां से हमको दो बातें पता लग रही है। एक तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, और दूसरा b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि टोराइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, क्रोड के अंदर वाले पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुल फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर मैं टोराइड की क्रोड में फेरे बढ़ा देता हूं, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूं, कुल फेरों की संख्या को बढ़ा देता हूं, तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान बढ़ जाएगा। या फिर अगर कम करना है तो फेरे कम कर दो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट भी जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होने का मतलब है कि टोराइड, अगर हम क्या करेंगे, जो टोराइड की त्रिज्या है, टोराइड की क्रोड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये लाइन सेम रहेगी, टोराइड की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आप उसमें भले ही फेरों की संख्या बढ़ा लीजिए, लेकिन अगर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाना चाहते हैं तो टोराइड की त्रिज्या को बड़ा ना करें, टोराइड की त्रिज्या को छोटा रहने दें। जितनी कम टोराइड की त्रिज्या होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जितने ज्यादा फेरे टोराइड में होंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र टोराइड के कारण होगा। ये बात हमें इस फॉर्मूला से पता लगती है। इसे भी नोट डाउन करें, यहां से भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब सपोज हम ये मानते हैं कि जो पॉइंट है वो आपकी बार इस क्रोड के अंदर है, सपोज यहां। ठीक है, तो इस जो वृत्तीय पथ हमको दिखाई दे रहा है, सपोज इसके आसपास जो है वो पॉइंट इस टाइम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, टोराइड की क्रोड के भीतर नहीं, ये वाला पार्ट हो जाएगा टोराइड द्वारा टोराइड की क्रोड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, टोराइड के भीतर, या फिर टोराइड द्वारा घिरे, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में। ये टोराइड ने कौन सा रिक्त स्थान घेरा हुआ है भाई, ये देखिए, ये टोराइड है अपना पूरा, इसमें ये वाला पार्ट जो है घेरा हुआ है। तो इसके अंदर की, अगर इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में। यहां पर आप एक बात देखें, हमको कहीं भी धारा, कुछ भी पथ द्वारा घिरी कुल धारा का मान हमको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर एक बात लिखनी है, पथ द्वारा घिरी कुल धारा।
कौन सा पथ है? वृत्तीय पथ है जो कि हमने माना हुआ है, ठीक है। वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल धारा जो कि यह 0 है, अतः एम्पियर के नियम से B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू I, मतलब 0 हो जाएगा। यहां से जो B का मान आएगा वो 0 आ जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? शून्य चुंबकीय क्षेत्र होगा। कहां पर? टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर ये पॉइंट, हम सपोज करते हैं यदि ये पॉइंट जो है टोरॉइड के बाहर है, अगर ये पॉइंट जो है टोरॉइड के बाहर है, देख रहे हैं आप इस तरीके से, टोरॉइड के बाहर है अगर ये पॉइंट, तो सपोज यहां पर ये पॉइंट है और हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो टोरॉइड अभी क्या हेडिंग हो जाएगी? टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान। टोरॉइड के बाहर का जो रिक्त स्थान है यहां पर आपको याद रखना है एक पॉइंट, और यहां के लिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल धारा, यहां भी ये मान 0 रहेगा। वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल धारा का मान यहां भी 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फेरे हैं, हमने परिनालिका के केस में भी बात करी है, फेरों में धाराएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, परंतु विपरीत दिशा में होती है। तो जो चीज सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, एक चीज प्लस की एक के माइनस की है, लेकिन दोनों समान है, +2 -2, तो टोटल नेट कितना हो जाएगा? 0। तो क्योंकि यहां पर धारा तो है लेकिन फेरों में जो धाराएं हैं वो बराबर लेकिन विपरीत दिशा में है, इसीलिए कुल धारा, नेट धारा जो होगी 0 होगी। अतः यहां पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 0 होगा। इस केस में एम्पियर का नियम आप लगा सकते हैं, मैंने यहां पर यूज करा नहीं। हम यहां पर एक बात लिखेंगे, टोरॉइड की कोर के बाहर के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र 0 रहता है। नोट दिस डाउन और इसे याद भी रखें। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।